Hello everyone, welcome back to Brainchild IS Academy. Today we will discuss Vedic culture. Okay, Vedic culture. जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि अराउंड 1750 यानी 1750 के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हुआ या फिर बोल सकते हैं अंत हुआ और उसके बाद फिर से एक विलेज कल्चर स्टार्ट हुआ। हमारे यहाँ फिर से एक विलेज कल्चर स्टार्ट हुआ और इसी समय इसी टाइम पीरियड में हमें कुछ नए लोगों का होने का एविडेंस मिला भारत में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, और इन्हें आर्यंस बोला गया। ठीक है, यानी माना जाता है कि अराउंड 1750 जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हुआ या फिर हो रहा था, उसी उसी समय आर्यंस, ठीक है, भारत आए। ठीक है, और ये आर्यंस ओरिजिनली कहां के थे? ठीक है, वास्तविक में ये कहां से आए, यह एक डिबेट का विषय बना हुआ है। ठीक है, कई लोगों का मानना है कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही थे, पहले से ही यहीं पे प्रेजेंट थे, यहां पे ही प्रेजेंट थे। और कुछ लोगों का मानना है कि ये बाहर से आए हैं। ठीक है, और जिन लोगों का मानना है कि ये बाहर से इंडिया में आए हैं, उनके अनुसार आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए हैं। ठीक है, सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए हैं और शुरुआत के दिनों में आर्यंस नॉर्थ वेस्ट वैलीज और पंजाब में सेटल हुए। ठीक है, आर्यंस जब शुरुआत में इंडिया आए तो वो नॉर्थ वेस्ट वैली और पंजाब में सेटल हुए, यानी भारत का जो नॉर्थ वेस्ट जो वैली था और साथ में जो पंजाब रीजन था, वहां पे ये सेटल हुए। यानी भारत में जो पंजाब एरिया है वहां पे ये सेटल हुए और नॉर्थ वेस्टर्न वैलीज में ये सेटल हुए। और बाद के टाइम में धीरे धीरे वे गंगा वैलीज के तरफ बढ़े, गंगेटिक वैलीज की तरफ बढ़े। ठीक है, गंगेटिक वैलीज की तरफ बढ़े। तो ये जो पीरियड है जब आर्यंस इंडिया में आए और उसके बाद यानी 600 बीसी तक, इस पीरियड को वैदिक पीरियड कहा जाता है। ठीक है, यानी लगभग 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, या फिर किसी बुक में आपको 500 बीसी भी मिलेगा। तो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक के कल्चर को, पीरियड को वैदिक पीरियड कहा जाता है। अब ये वैदिक पीरियड क्यों कहा जाता है, वैदिक पीरियड कहने के पीछे क्या रीजन है? ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि इसी टाइम में जो वैदिक लिटरेचर्स थे, ठीक है, वैदिक लिटरेचर्स थे जिसमें 4 वेद शामिल थे, उनका जन्म हुआ था। ठीक है, उनका कंपोजिशन हुआ था और इसी कारण से इस पीरियड को वैदिक कल्चर कहा जाता है। यानी इसी पीरियड्स के दौरान वैदिक लिटरेचर्स, ठीक है, जिसमें वेद शामिल है, 4 वेद शामिल है, उनका कंपोजिशन हुआ था, इसीलिए इस पीरियड को वैदिक कल्चर कहा जाता है। ओके, तो वैदिक कल्चर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वैदिक कल्चर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम था 1500 बीसी टू 1000 बीसी। ओके, और लेटर वैदिक पीरियड को हम 1000 बीसी से 500 बीसी तक मान सकते हैं। 1000 बीसी से 500 या 600 आप बोल सकते हैं, प्रिसाइजली 600 बीसी तक हम लेटर वैदिक पीरियड को मान सकते हैं।
तो शुरुआत में जब आर्यंस आए, यानी अराउंड एट द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, अराउंड 1500 बीसी मान के चलें, तो 1500 बीसी में जब आर्यंस आए तो शुरुआत में वो वेस्टर्न जो नॉर्थ वेस्ट वैलीज है इंडिया का, ठीक है, और पंजाब में वो सेटल हुए, ठीक है। और उनका जो ऑक्यूपेशन था, उनकी जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी, तो उनकी जो इकोनॉमी थी शुरुआत में अर्ली वैदिक पीरियड में वो कैसी थी, पेस्टोरल इकोनॉमी थी, पेस्टोरल इकोनॉमी थी, ठीक है। और इस पीरियड में काऊ यानी गाय सबसे इंपॉर्टेंट कैटल माना जाता था। इस पीरियड में काऊ यानी गाय सबसे इंपॉर्टेंट कैटल माना जाता था या सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल माना जाता था। और हम देखेंगे आगे कि बहुत सारे युद्ध काऊ के लिए होता था, गाय के लिए होता था, ठीक है। यानी गाय सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ माना जाता था इस पीरियड में। और मैक्सिमम जो इकोनॉमी कैसी थी, पेस्टोरल इकोनॉमी थी, यानी जो मैक्सिमम आर्यन थे कैसे थे, चरवाहा थे, ठीक है। उनकी इकोनॉमी गाय पे ही बेस्ड थी, पेस्टोरल इकोनॉमी थी, ओके। और इस समय जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, ट्राइब्स सोसाइटी थी, ट्राइबल सोसाइटी थी। यानी मैक्सिमम लोग जो समूह बनाते थे वो कैसा समूह होता था, ट्राइबल समूह होता था। इस समय किंगडम का कंसेप्ट नहीं आया था, ठीक है। इस समय किंगडम का कंसेप्ट नहीं आया था, अर्ली वैदिक पीरियड में किंगडम का कंसेप्ट नहीं आया था। और जो समूह होता था, ठीक है, जो ग्रुप बनता था वो ट्राइबल ग्रुप होता था, और उसका जो हेड होता था उसे हम सरदार बोलते थे या फिर राजन बोलते थे। जना का जो हेड हुआ राजन बोलते थे, ओके। फिर लेटर वैदिक पीरियड में ऐसा क्या हुआ, क्या बदलाव आए, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में अर्ली वैदिक पीरियड की अपेक्षा क्या बदलाव आए, तो 1000 बीसी से 600 बीसी। तो एट द बिगिनिंग ऑफ 1000 बीसी हमने पढ़ा था आयरन एज में कि आयरन एज कब से कब माना जाता है, 1000 बीसी से 600 बीसी माना जाता है, ठीक है। तो 1000 बीसी के बिगिनिंग में यानी 1000 बीसी के आरंभ में क्या हुआ, आयरन की डिस्कवरी हुई, ठीक है। और आयरन को एडॉप्ट किया गया एज ए टूल, ठीक है। और आयरन को टूल्स के रूप में एडॉप्ट होने के कारण क्या हुआ, जो बड़े बड़े जंगल्स थे उनकी सफाई करना पॉसिबल हो पाया, ठीक है। जो देखिए मैंने क्या बताया, अर्ली वैदिक पीरियड में जो आर्यंस आए वो कहां पे सेटल हुए, नॉर्थ वेस्ट जो वैली था या पंजाब जो रीजन था वहां पे सेटल हुए। क्योंकि ईस्टर्न जो रीजन था हमारा ईस्टर्न रीजन था, ठीक है, जो इधर का जो एरिया था वो कैसा था, इसमें फॉरेस्ट मतलब जंगल वाला एरिया था, जंगल एरिया था। तो शुरुआत में ये लोग यहां पे सेटल किए, ये पूरा जंगल वाला एरिया था, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया था। लेकिन क्या हुआ कि लेटर वैदिक पीरियड में आयरन की डिस्कवरी हुई, और आयरन की डिस्कवरी के कारण आयरन से बने टूल्स का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया। अब आयरन टूल्स काफी एफिशिएंट होता था, और उसके कारण इन जंगलों को काटना संभव हो पाया, और उससे हम नए एग्रीकल्चर लैंड्स फाइंड कर पाए। हमने क्या किया, गंगेटिक वैली जो था, यहाँ पे जो गंगा का रीजन था वहां पे फॉरेस्ट को काट कर नए एग्रीकल्चर लैंड्स हमने खोज निकाले। और ये एग्रीकल्चर लैंड कैसे थे, काफी फर्टाइल थे। ये एग्रीकल्चर लैंड कैसे थे, काफी फर्टाइल थे। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ही बड़े मात्रा में होने लगी, और जो प्रोडक्शन हुआ एकदम से बढ़ गया, ठीक है। तो लेटर पीरियड में आयरन के यूज के कारण हम इन फॉरेस्ट जो लैंड है उसमें फॉरेस्ट की कटाई करके हम एग्रीकल्चर लैंड हम फाइंड करने लगे, नए एग्रीकल्चर लैंड। और इसके कारण क्या हुआ, एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट के कारण जो पीपल थे, जो पहले पेस्टोरल थे यानी चरवाहा थे, यहां वहां घूमकर जानवरों को चराया करते थे, वो अब क्या होने लगे, अब वो मोर सेटल्ड लाइफ जीने लगे। क्योंकि यहां पे क्या हुआ, एग्रीकल्चर लैंड जो कि बहुत ही फर्टाइल लैंड था, गंगा का प्लेन, और एग्रीकल्चर के इंप्रूवमेंट के कारण, एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट के कारण दे नाउ
स्टार्टेड टू लिव मोर सेटल्ड लाइफ, ठीक है, ज्यादा सेटल्ड लाइफ जीने होने लगे। और इस तरह यहाँ पे जनपद का निर्माण हुआ। आप पढ़ेंगे आगे, इसमें जनपद का निर्माण हुआ, बड़े बड़े गांवों का निर्माण हुआ, बड़े बड़े गांवों का निर्माण हुआ, ठीक है। और मतलब कि बाद के पीरियड में, ठीक है, लेटर वैदिक एज के बाद के पीरियड में, मैं यानी बीच मिडिल ऑफ द एज में क्या हुआ कि बड़े बड़े किंगडम्स का फॉर्मेशन होने लगा, बड़े बड़े किंगडम्स का फॉर्मेशन होने लगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आयरन के डिस्कवरी के कारण, ठीक है, बहुत बड़े बड़े अस्त्र बनाना संभव हो पाया, और उन अस्त्रों का इस्तेमाल करके, ठीक है, उन वेपन्स का इस्तेमाल करके किंगडम का विस्तार होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, किंगडम का विस्तार होना स्टार्ट हुआ। और इस तरह से बड़े बड़े किंगडम, बड़े बड़े स्टेट्स का निर्माण हुआ, जिन्हें हम महाजनपद कहते थे, ठीक है। तो इस तरह से जो सेकेंड हाफ ऑफ वैदिक पीरियड था वो कैरेक्टराइज बाय इमर्जेंस ऑफ टाउन, और इस तरह से जो लाइफ हुआ वो प्रोस्पेरस होना स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर डेवलप में इंप्रूवमेंट आया और लाइफ कैसा हुआ? प्रॉस्पेरस हुआ, जिसके कारण टाउन एंड सिटीज का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, ओके। और जो सोसाइटी थी, वो जो सोसाइटी थी और कॉम्प्लेक्स होती चली गई। जो सोसाइटी, जो सोशल रूल्स थे, जो कस्टम्स थे, जो ट्रेडिशन थे, वो और भी कॉम्प्लेक्स होते चले गए, ठीक है। ये हम अभी देखेंगे सारी चीजों को, ओके। और एट द एंड ऑफ वैदिक कल्चर के अंत में, ठीक है, जैनिज्म और बुद्धिज्म का इमर्जेंस हुआ, ठीक है। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आप पढ़ेंगे कि वैदिक कल्चर के अंत में, एट द एंड ऑफ वैदिक कल्चर, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का जन्म हुआ, और जिन्होंने वैदिक कल्चर को चैलेंज किया, और यहां से माना जाता है कि वैदिक कल्चर का थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ इस कारण, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अर्ली वैदिक कल्चर, अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड, (1500 BC to 1000 BC), ठीक है। तो अर्ली वैदिक पीरियड का जो हमें एविडेंस मिलता है, ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में जहां से हमें पता चलता है, वो सोर्स क्या था? ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद से हमें अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पता चलता है, और इसी पीरियड को, अर्ली वैदिक पीरियड को ही ऋग्वैदिक पीरियड बोला जाता है। अर्ली वैदिक पीरियड को ही ऋग्वैदिक पीरियड बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ऋग्वैदिक पीरियड, क्योंकि इसी पीरियड में ऋग्वेद का कंपोजिशन हुआ था, इसी पीरियड में ऋग्वेद को लिखा गया था, ठीक है, इसीलिए इसे ऋग्वैदिक पीरियड कहा जाता है। अब इसका हम अर्ली वैदिक पीरियड में जो आर्यंस थे, उनका ज्योग्राफिकल एरिया क्या था, ठीक है, उनका ज्योग्राफिकल एरिया था, उसके बारे में हम देखेंगे कि जियोग्राफिकल एरिया क्या था। तो मैंने बताया था आपको कि अर्ली वैदिक पीरियड में आर्यंस नॉर्थ वेस्ट वैलीज और पंजाब में सेटल हुए, और जो पंजाब का रीजन था उसे बोला जाता था, पंजाब का जो रीजन था उसे बोला जाता था सप्त सिंधु, ठीक है। तो पंजाब का जो रीजन था उसे बोला जाता था सप्त सिंधु, क्योंकि इस रीजन में 7 नदियां बहती थी। इस रीजन में, सप्त सिंधु वाले रीजन में 7 नदियां बहती थी। कौन कौन सी वो नदी थी? पहली रिवर थी सिंधु, पहली रिवर थी सिंधु, सिंधु। दूसरी रिवर थी विस्तारा, विस्तारा, ठीक है।
विस्तारा, जिसे हम झेलम आज प्रेजेंट टाइम में झेलम के नाम से जानते हैं, झेलम। विस्तारा यानी झेलम, ठीक है। और इनका वर्णन ऋग्वेद में है, इन नदियों का वर्णन ऋग्वेद में है, ठीक है। विस्तारा। नेक्स्ट है अस्किनी, अस्किनी, अस्किनी यानी चिनाब, जिसे हम आज चिनाब के नाम से जानते हैं, ठीक है। परुशनी, 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 जिसे हम आज रावी रिवर के नाम से जानते हैं, रावी। ओके। नेक्स्ट जो रिवर था वो था विपास, विपास या विपासा, विपास या फिर विपासा भी बोला जाता है इसको कहीं कहीं, विपासा, विपास या विपासा। और प्रेजेंट डे में इसे व्यास रिवर के नाम से जाना जाता है, प्रेजेंट में इसे व्यास रिवर्स के नाम से जाना जाता है। ओके। एंड नेक्स्ट रिवर इज सुतुद्री, ठीक है, सुतुद्री। नेक्स्ट रिवर वाज सुतुद्री, सुतुद्री। ओके। एंड द लास्ट वन इज सरस्वती, सरस्वती। ओके। यानी जो अर्ली आर्यंस थे, अर्ली आर्यंस थे वो कहां पे सेटल थे, वो नॉर्थ वेस्ट वैली या फिर पंजाब वाले रीजन में सेटल थे, और जिनको सप्त सिंधु नाम से, उस रीजन को सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस रीजन में 7 नदियां बहती थी, जिनका डिस्क्रिप्शन मैंने अभी आपको बताया। ओके। तो ये उनका क्षेत्र था, जो अर्ली वैदिक पीरियड है, जो अर्ली वैदिक कल्चर है, उनका क्षेत्र क्या था, जो सप्त सिंधु वाला रीजन है वो क्षेत्र था। ओके। नेक्स्ट है पॉलिटी, नेक्स्ट है पॉलिटी, यानी उस समय का राजनीतिक व्यवस्था क्या था, कैसा था, उस समय का पॉलिटिकल सेटअप कैसा था, उसके बारे में हम यहां पे पढ़ेंगे। अर्ली वैदिक पीरियड में जो पॉलिटिकल सेटअप था वो कैसा था, पॉलिटी कैसी थी वहां की, पॉलिटी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि उस समय कैसा था, जो कल्चर था वो ट्राइबल कल्चर था, यानी जो समाज था, जो सोसाइटी था वो कैसा था, ट्राइबल सोसाइटी था। यानी उस समय किंगडम का कंसेप्ट नहीं आया था, ठीक है। उस समय क्या था, एक ट्राइबल कल्चर था, और ट्राइबल्स का जो हेड होता था उसे हम ट्राइबल सरदार या राजन बोलते थे। जन मतलब होता है व्यक्ति, जन मतलब व्यक्ति जो वहां लोग रहते हैं, और राजन का मतलब उनका हेड, ठीक है। सोसाइटी का जो सबसे निचला स्तर था, जो सबसे नीचा, ठीक है, जो सबसे निचला पैदान था, सोसाइटी का जो सबसे निचला पैदान था उसे हम कुल बोलते थे, ठीक है, कुल या फिर कुला, कुल, ठीक है। कुल का मतलब है फैमिली, यानी सबसे जो बेसिक यूनिट था सोसाइटी का उसे हम कुल बोलते थे, यानी सबसे निचला जो यूनिट था वो था कुल यानी फैमिली। और इससे ऊपर वाले यूनिट को बोला जाता था ग्रामा, ठीक है, इससे ऊपर वाले यूनिट को बोला जाता था ग्रामा, ठीक है। उसके बाद 20, उसके बाद 20, उसके बाद जो यूनिट था, जैसे आज अगर आज के टाइम की बात करें तो सबसे निचला यूनिट गांव होता है, ठीक है, उसके बाद पंचायत होता है, उसके बाद ब्लॉक होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, उसके बाद स्टेट होता है। तो उस समय जो स्ट्रक्चर था सोसाइटी का या फिर पॉलिटी का जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह था। सबसे निचले वाले यूनिट को कुल बोलते थे यानी फैमिली, उसके बाद ग्रामा होता था, उसके बाद विश होता था, उसके बाद जना होता था, एंड उसके बाद राष्ट्र होता था। विश के बाद जना और उसके बाद राष्ट्र,
ठीक है, तो ये हायरार्की थी। इसका मतलब अ ग्रुप ऑफ कुला, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ फैमिली फॉर्म द ग्रामा, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ ग्रामा फॉर्म द विस एंड द अ ग्रुप ऑफ विस फॉर्म द राष्ट्र, सॉरी जना, एंड द ग्रुप ऑफ जना फॉर्म द राष्ट्र। ठीक है, और जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, ठीक है, और जो राष्ट्र का हेड होता था, द हेड ऑफ द राष्ट्र, द हेड ऑफ द राष्ट्र was called राजन, ठीक है, राजन, द हेड ऑफ द राष्ट्र राजन। ठीक है, अब यहां पे कुछ पद थे इस दौरान, ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में कुछ पद थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, जैसे कि कुलापा, कुलापा, ठीक है, ये जो कुल के जो हेड होते थे, जो फैमिली के हेड होते थे, उन्हें बोला जाता था कुलापा, ठीक है, हेड ऑफ फैमिली, हेड ऑफ फैमिली, इन्हें बोलते थे कुलापा। और चूंकि सोसाइटी कैसी थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, पैतृत्वात्मक सोसाइटी थी, इसका मतलब जो हेड होता था वो पिता ही होता था, तो कुलापा मतलब हेड ऑफ फैमिली। ओके, नेक्स्ट जो होता था ग्रामा, ठीक है, नेक्स्ट जो होता था ग्रामनी, 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 ये हेड ऑफ ग्रामा होता था, हेड ऑफ ग्रामा या ग्राम। ग्रामिनी क्या होते थे, हेड ऑफ ग्रामा, ग्रामनी, ग्रामनी। और नेक्स्ट जो पद होते थे विस, विस के लिए विस्पति, विस्पति, हेड ऑफ विस, हेड ऑफ विस, ठीक है। उसके बाद गोपा या गोपति, गोपा या गोपति, गोपति, ये हेड ऑफ जन होते थे, हेड ऑफ जन, हेड ऑफ जन। और राष्ट्र के हेड को राजन बोलते थे, राष्ट्र के हेड को राजन बोलते थे, हेड ऑफ राष्ट्र। नेक्स्ट, ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही एक अच्छी व्यवस्था थी उस टाइम। यहां पे इस टाइम में सभा और समिति हुआ करती थी, सभा एंड समिति, ठीक है, ये दोनों क्या थी, असेंबलीज थी, ये दोनों क्या थी, असेंबलीज थी, असेंबलीज, यानी सभा और समिति, दो तरह के असेंबलीज हुआ करते थे उस टाइम, जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते थे और कई चीजों पे डिस्कशन हुआ करता था इसमें, ठीक है। ठीक है, और इसके अलावा सभा एंड समिति के अलावा दो और असेंबलीज होती थी, विदात, विदात एंड गना, ठीक है, विदात एंड गना, जिसके बारे में ऋग्वेद हमें बताता है, ठीक है, विदात एंड गना। सभा जो होती थी, सभा was the assembly of some privileged and important individual, यानी
जो राष्ट्र के जो प्रिविलेज मैन होते थे, ठीक है, या फिर जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे, उनकी असेंबली को हम सभा बोलते थे। यानी बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं या इन्फ्लुएंशियल हैं या फिर अमीर हैं, उनकी जो असेंबली होती थी उसे हम सभा बोलते थे। प्रिविलेज एंड इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स, ओके। और दूसरी टाइप की जो असेंबली थी वो थी समिति, वो आम लोगों के लिए थी, वो आम लोगों की असेंबली थी, समिति, ठीक है। तो समिति क्या था? समिति वाज फॉर द जनरल मैन, जनरल पीपल, ठीक है। समिति वाज फॉर द जनरल पीपल। समिति वाज फॉर द जनरल पीपल। सभा और समिति का क्या काम था? सभा और समिति का क्या काम था? सभा और समिति का काम था टू चेक ऑन द आर्बिट्ररी रूल ऑफ किंग, टू चेक ऑन द आर्बिट्ररी रूल ऑफ किंग। यानी जो वहां का शासक होता था, जो राजन होता था, वो निरंकुश ना हो, ठीक है, वो मनमानी ना करे, मनचाहा पावर यूज ना करे, उसको रोकने के लिए, उसको चेक करने के लिए ये सभा और समिति होती थी। आर्बिट्ररी रूल्स ऑफ द किंग। Okay, and that time some of the crimes were prevalent, ठीक है, like theft, burglary, मतलब धोखा देना, चोरी करना, धोखा देना, स्टीलिंग ऑफ कैटल, यानी गायों की चोरी। मैंने बताया कि उस समय जो कैटल्स थे सबसे इंपॉर्टेंट धन होता था, ठीक है, उस समय के लिए। तो उस समय गायों की चोरी बहुत ही फ्रिक्वेंटली होती थी, क्योंकि उस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट जो वेल्थ था वो था कैटल, ठीक है। स्टीलिंग ऑफ एंड cheating. These are some of the prevalent crime at that time. यानी उस समय इस तरह के क्राइम्स हुआ करते थे। ओके, नाउ वी विल मूव टू सोसाइटी। यानी अर्ली वैदिक पीरियड में सोसाइटी कैसा था? सोसाइटी यानी उस समय का समाज कैसा था, विमेन का क्या स्टेटस था, ठीक है, और सोसाइटी में किस तरह के प्रिंसिपल्स थे, ये सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद का कंपोजिशन हुआ था, ऋग्वेद का निर्माण हुआ था, और ऋग्वेद में ही वर्णा सिस्टम का फर्स्ट टाइम हमें जिक्र मिलता है, ठीक है। यानी ऋग्वेद में ही वर्णा सिस्टम के बारे में पहली बार बताया गया है। तो यानी अर्ली वैदिक एज में ही वर्णा सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया था, अर्ली वैदिक टाइम में ही वर्णा सिस्टम आ चुका था। यानी उस समय का समाज किस पे बेस्ड था? वर्णा सिस्टम पे, ठीक है। तो ऋग्वेद सोसाइटी कंप्राइज्ड 4 वर्णास। ऋग्वेदिक सोसाइटीज कंप्राइज्ड ऑफ 4 वर्णा, ठीक है। 4 वर्णा का मतलब होता है, ठीक है, और ये जो वर्णा थे, वर्णा किस बेस पे था? ऑक्यूपेशन के बेस पे, यानी जो जिस तरह का काम कर रहा है उसके आधार पे ये सोसाइटी को डिवाइड किया गया था। अगर कोई पूजा पाठ करवा रहा है तो उसे ब्राह्मण
या फिर वेद का उच्चारण कर रहा है या वेद पढ़ रहा है तो उसे ब्राह्मण वर्ण का कहा जाता था। अगर वो क्षत्रिय का काम कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है तो उसे क्षत्रिय वर्ण का कहा जाता था। ठीक है, अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो उसे वैश्य वर्ण का कहा जाता था और जो बचते थे उन्हें शूद्र वर्ण का। तो उस समय वर्णा सिस्टम स्टार्ट हो चुका था ऋग्वैदिक टाइम में ही, लेकिन वो कैसा था, इट वॉज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ। ठीक है, आज का जो हमारा कास्ट सिस्टम है वो कैसा है, वो इट इज बेस्ड ऑन बर्थ, ये जन्म के आधार पे है। लेकिन उस समय जो वर्णा सिस्टम स्टार्ट हुआ था, जो 4 वर्ण आए थे वो ऑक्यूपेशन के आधार पे थे। यानी अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कुल में जन्म लिया हो, लेकिन जो ऑक्यूपेशन वो करेगा उसके आधार पे उसका वर्ण डिसाइड होगा। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे आगे पढ़ेंगे कि लेटर वैदिक एज में यह ऑक्यूपेशन के आधार पे ना होके बर्थ के आधार पे हो गया था। मतलब लेटर वैदिक पीरियड में यह कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट हो चुका था, वर्णा सिस्टम जो था वो वर्थ के आधार पे हो चुका था, लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में ये ऑक्यूपेशन के आधार पे था। ठीक है, कंपाइज ऑफ 4 वर्णास नेमली ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। वैश्य एंड शूद्र। And this classification of society was based on प्रोफेशंस और ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, ये यहां ध्यान रखना है कि अर्ली वैदिक एज में जो वर्णा सिस्टम था, इट वाज बेस्ड ऑन प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन द बर्थ। ठीक है, जो कि लेटर वैदिक एज में ये बर्थ के आधार पे हुआ। ठीक है, टीचर, तो इसमें जो ऑक्यूपेशन होता था उसके आधार पे वर्ण डिसाइड होता था। तो ब्राह्मण्स कौन होते थे, जो टीचर्स होते थे। हाँ, जो टीचर्स क्या होता है गना? यस, जनास, गना, हाँ, गनास, where you have read ganas appears in later Vedic period. Where is ganas? सभा समिति गना। Oh, ganas are also a type of assemblies. Gana was also a type of assembly, which is not important for us from the exam point of view. We supposed to learn 2 types of assemblies, sabha and samiti only. ठीक है, these have been asked in examination. Okay. और ये 10 Trojan War, this we will discuss it in later part. ठीक है, the battle of 10 king. ठीक है, okay. तो ऋत वैदिक सोसाइटी कंप्राइज ऑफ 4 वर्णास, नेमली ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ओके, तो टीचर्स एंड प्रीस्ट वेर कॉल्ड ब्राह्मण्स। टीचर्स एंड प्रीस्ट, टीचर्स मतलब शिक्षक और प्रीस्ट का मतलब पुजारी, इन दोनों को ब्राह्मण बोला जाता था। ठीक है, टीचर एंड प्रीस्ट वेर कॉल्ड ब्राह्मण्स। ओके, नेक्स्ट, रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर वेर कॉल्ड क्षत्रिय। रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स वेर कॉल्ड क्षत्रिय। ओके, एंड नेक्स्ट इज फार्मर्स, मर्चेंट्स एंड बैंकर्स। फार्मर्स, मर्चेंट्स and bankers were included in वैश्य वर्ण। ओके, यानी किसान, व्यापारी और बैंकर्स को वैश्य वर्ण में रखा गया था। ठीक है, टीचर्स यानी गुरु और पुजारी को ब्राह्मण्स में, और जो रूलर होते थे, ठीक है, जो शासक होते थे और या जो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे उनको क्षत्रिय वर्ण में, और जो फार्मर्स, किसान, व्यापारी और बैंकर्स को रखा गया था वैश्य वर्ण में। ठीक है, और
और जो आर्टिशंस और लेबरर्स होते थे, यानी जो शिल्पकार होते थे, शिल्पकार और जो लेबरर्स होते थे, जो मजदूर होते थे, आर्टिशंस एंड लेबरर्स, इन्हें शूद्र वर्ण में रखा गया था। यानी शिल्पकार और मजदूरों को शूद्र वर्ण में रखा गया था। तो इस तरह से प्रोफेशन के आधार पर सोसाइटी को 4 वर्णों में डिवाइड किया गया था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो यहां पे क्या था कि प्रोफेशन के आधार पे, तो मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली कैन हैव डिफरेंट प्रोफेशंस, यानी एक ही परिवार के जो विभिन्न सदस्य हैं वो अलग अलग प्रोफेशन अपना सकते थे। यानी एक ही फैमिली में कोई प्रीस्ट भी हो सकता था, पुजारी भी हो सकता था, गुरु भी हो सकता था। एक ही फैमिली में कोई रूलर भी हो सकता था या एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता था, ठीक है। और एक ही फैमिली में कोई ट्रेडर्स भी हो सकता था, कोई व्यापारी भी हो सकता था या फार्मर्स भी हो सकता था, ठीक है। तो दिस वाज द ब्यूटी ऑफ द ऋग्वैदिक सोसाइटी। ओके, द यूनिट ऑफ सोसाइटी वाज फैमिली, यानी सोसाइटी का जो यूनिट था वो क्या था, फैमिली था। और फैमिली कैसा था और सोसाइटी कैसी थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी प्रतिसत्तात्मक सोसाइटी थी। यानी जो भी डिसीजन लिया जाता था वो पिता के द्वारा लिया जाता था, ठीक है, जो कि हेड ऑफ फैमिली होता था, ठीक है। ओके, चाइल्ड मैरिज वाज नॉट इन वोग, यानी चाइल्ड मैरिज उस समय प्रेवलेंट थे। चाइल्ड मैरिज कैसा था, प्रेवलेंट था, ठीक है। A widow could marry the younger brother of her deceased husband, यानी अगर किसी औरत का पति अगर मर जाता है तो वो विधवा अब उसके छोटे भाई से शादी कर सकती थी। और इस जो एक्ट होता था, इस एक्ट को कहा जाता था नियोग। यानी नियोग क्या था, जब कोई विधवा औरत अपने पति के छोटे भाई के साथ विवाह करती थी तो उसे बोला जाता था नियोग, ठीक है। और ये यानी विडो रीमैरिज प्रेवलेंट था ऋग्वैदिक सोसाइटी में। ओके, द फादर प्रॉपर्टीज वर इनहेरिटेड बाय सन, जैसा कि सोसाइटी कैसा था, पैट्रियार्कल, ठीक है। यानी जो फादर का प्रॉपर्टी होगा वो कौन इनहेरिट करेगा, वो उसका बेटा, ठीक है। यानी बेटियों को वो अधिकार नहीं था। ओके, देखिए जो राइट टू प्रॉपर्टी था, यानी जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, वो किन संपत्ति के रिस्पेक्ट में था, वो मूवेबल थिंग्स के रिस्पेक्ट में था, जैसे कि कैटल्स, हॉर्स, गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स, एंड ऑल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड एंड हाउस। यानी मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में राइट टू प्रॉपर्टी था, यानी आपका संपत्ति का अधिकार था, यानी आप उस संपत्ति को पॉजेस कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद गाय को सबसे इंपॉर्टेंट उस समय वेल्थ माना जाता था, और इसी कारण से गाय को मारना, ठीक है, गाय को किल करना प्रोहिबिटेड था, ठीक है। ऋग्वैदिक सोसाइटी में गाय को किल करना प्रोहिबिटेड था, क्योंकि गाय उस समय सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ माना जाता था। दैट्स व्हाई द किलिंग ऑफ काउ वाज प्रोहिबिटेड। ओके, और गाय को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए उस समय कुछ पेनाल्टी का प्रोविजन था, ठीक है। ऋग्वेद में
गाय को मारने या क्षति पहुंचाने के लिए कुछ पेनल्टी का प्रोविजंस था। ठीक है। और ऋग वैदिक पीपल का सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्रिंक था, सबसे जो महत्वपूर्ण ड्रिंक था, उसे बोलते थे सोमरस। ठीक है। ऋग वैदिक पीपल्स का जो इंपॉर्टेंट ड्रिंक था उसे बोलते थे सोमरस। सोमरस। और इसे अनाज से बनाया जाता था, इसे सीरियल से बनाया जाता था, अनाज से बनाया जाता था। अनाजों को सड़ाकर, जैसे चावल को सड़ाकर या फिर किसी और अनाज को, बार्ली को सड़ाकर या गेहूं को सड़ाकर वैसे बनाया जाता था, जिसे सोमरस बोलते थे। यानी उस समय ड्रिंक्स का प्रचलन था। ठीक है, जिसे सोमरस बोला जाता था। और जो मनोरंजन का साधन था, मनोरंजन का साधन क्या क्या था? म्यूजिक, डांसिंग, म्यूजिक, डांसिंग, ठीक है, म्यूजिक, डांसिंग, चैरियोट रेसिंग, चैरियोट मतलब रथ होता है, चैरियोट रेसिंग, चैरियोट रेसिंग एंड डाइसिंग। डाइसिंग आपने देखा होगा कई सारे मूवी में, डाइसिंग यानी पासा खेलते थे वो लोग, पासा खेलने का प्रचलन था। और इसीलिए हम लोग महाभारत और या फिर रामायण में, खासकर महाभारत में हमने देखा है कि पासा खेलने का बहुत प्रचलन था। डाइसिंग, डाइसिंग वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अम्यूजमेंट अमंग द ऋग्वैदिक पीपल। ठीक है, डाइसिंग। ओके, नाउ कम टू रिलीजन। ठीक है, रिलीजन। रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड, रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक पीरियड, the gods worshipped were generally the personified power of nature, personified power of nature. The god worshipped were personified power of nature. इसका मतलब उस समय जिस भगवान की पूजा की जाती थी वो जनरली क्या होते थे? जो नेचर को पर्सोनिफाई करना, या नेचर को एक व्यक्ति के रूप में देखना, जैसे कि वर्षा के देवता इंद्र। ठीक है, मतलब नेचर को ही हम क्या करते थे? एक पर्सन के रूप में देखते थे, उसे कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफाइड पावर ऑफ नेचर। जैसे कि वर्षा के देवता हो गए इंद्र, अग्नि देवता, अग्नि देवता को हम क्या देखते थे? एक पर्सन के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से नेचर को ही पर्सोनिफाई करके पूजा किया जाता था। ठीक है, और वहीं से वो कंसेप्ट आया था गॉड का। आर्यंस के द्वारा क्या किया गया? नेचर को ही पर्सोनिफाई किया गया। ठीक है, उनका एक इमेज बनाया गया पर्सन के रूप में, और उसकी पूजा की जाने लगी। ठीक है, और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि फायर को, यानी अग्नि को इंटरमीडिएट गॉड माना जाता था। अग्नि को इंटरमीडिएट गॉड माना जाता था। इसका मतलब कि हम अग्नि के थ्रू हम रियल गॉड तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए अग्नि में आहुति दी जाती थी, यानी अग्नि में हम जो भी आहुति देंगे वो डायरेक्ट गॉड को पहुंचेगा, क्योंकि अग्नि को इंटरमीडियरी माना जाता था। अग्नि को क्या माना जाता था? इंटरमीडियरी बिटवीन मैन एंड गॉड। अग्नि was considered as intermediary between man and God। इसलिए आपने सुना होगा जो यज्ञ का कंसेप्ट है या फिर आहुति देने का जो कंसेप्ट है वो आर्यंस के द्वारा लाया गया है। और उनका मानना था कि जो अग्नि है वो अग्नि क्या है? इंटरमीडियरी है, हमारे और भगवान के बीच में एक लिंक है,
ठीक है, इसलिए हम अग्नि को जो भी आहुति देंगे वो भगवान तक हमारा वो प्रार्थना पहुंचेगा। ठीक है, भगवान तक वो चीजें पहुंचेगी। तभी से अभी तक ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि हम अग्नि में सेक्रीफाइस देते हैं, ठीक है, किसी भी रूप में। ओके, there were nearly 33 gods at that time. There were nearly 33 gods at that time. यानी लगभग 33 देवता थे उस समय जिसकी पूजा की जाती थी। 33 गॉड्स, 33 गॉड्स एट दैट टाइम। और बाद में इन सारे गॉड्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया। बाद में इन सारे भगवान को, इन सारे गॉड्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। 3 कैटेगरीज, ठीक है, कौन कौन से थे? 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया, ठीक है। थ्री कैटेगरी, एक था टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल गॉड, टेरेस्ट्रियल गॉड। दूसरा इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी गॉड, एंड थर्ड इज सेलेस्ट्रियल गॉड, सेलेस्ट्रियल गॉड, सेलेस्ट्रियल गॉड। टेरेस्ट्रियल गॉड का मतलब जो पृथ्वी पर जो विद्यमान है, वैसे भगवान जो पृथ्वी पे विद्यमान है, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल गॉड में कौन कौन से आते थे? पृथ्वी, पृथ्वी, अग्नि, ठीक है। टेरेस्ट्रियल गॉड में कौन कौन आते थे? पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति एंड रिवर्स। पृथ्वी, अग्नि, सोम, सोम जो मैंने ड्रिंक बताया था आपको, सोमरस। पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, बृहस्पति, बृहस्पति एंड रिवर्स, बृहस्पति एंड रिवर्स। इन्हें हम टेरेस्ट्रियल गॉड बोलते थे। टेरेस्ट्रियल मतलब पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी पर जो गॉड विद्यमान है, जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति एंड रिवर्स। तो ये सारे गॉड कैसे थे? ये सारे गॉड कैसे थे? ये टेरेस्ट्रियल गॉड थे। इंटरमीडिएरी गॉड में, इंटरमीडिएरी गॉड में थे इंद्रा, इंद्र, रुद्र, वायु एंड इंद्र, रुद्र और वायु, इंद्र, रुद्र एंड वायु, ठीक है। और सेलेस्ट्रियल गॉड में, यानी सेलेस्ट्रियल का मतलब बियॉन्ड आवर रीच, जो हमारे रीच के बियॉन्ड है, ठीक है, जो ब्रह्मांड में स्थित है जो गॉड। सेलेस्ट्रियल मतलब होता है ब्रह्मांड, ठीक है। तो सेलेस्ट्रियल गॉड में कौन कौन से थे? दौस, सूर्य, ठीक है, दौस एंड सूर्य, दौस एंड सूर्य, ये 2 गॉड थे। और सूर्य को डिफरेंट फॉर्म में यहां पे बताया गया है, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। फिर वरुण, अदिति, उषा एंड अश्विन। दौस, सूर्य, वरुण, अदिति, उषा एंड अश्विन, उषा एंड अश्विन। तो ये सारे गॉड को दौस, सूर्य, वरुण, अदिति, उषा एंड अश्विन को सेलेस्ट्रियल गॉड बोला जाता था, ठीक है, यानी खगोलीय भगवान जो ब्रह्मांड में हैं, जो रहते हैं। ओके, तो these were gods which were worshipped by the Rigvedic people. Okay. इंद्रा, वरुण, इंद्रा, वरुण एंड अग्नि were the most popular. इंद्रा, वरुण एंड अग्नि were the most popular deity. मोस्ट पॉपुलर डिटी, सबसे जो पॉपुलर जो भगवान थे जिनकी फ्रिक्वेंटली पूजा होती थी, वो थे इंद्र, वरुण और अग्नि। वरुण क्या होता है? जल के देवता को वरुण बोलते हैं, ठीक है। इंद्र, वरुण और अग्नि
ये सबसे इंपॉर्टेंट देवता थे। पॉपुलर डिटी, जल के देवता को वरुण बोलते हैं, इंद्र थे, और अग्नि। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड वाज इंद्रा। इसे पुरंदर भी बोला जाता था, पुरंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ड्यूरिंग ऋग वैदिक टाइम वाज इंद्रा। इसे पुरंदर भी बोला जाता था, इन्हें पुरंदर भी बोला जाता था। और पुरंदर का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, यानी किले को नष्ट करने वाला, फोर्ट। और इसकी पूजा क्यों करते थे ये लोग? इंद्र को पुरंदर भी बोला जाता था। इसकी पूजा इसलिए करते थे ताकि उन्हें अगर किसी टेरिटरी को जीतना है, दूसरे टेरिटरी को, तो वो मानते थे इंद्र उनकी सहायता करेंगे, क्योंकि इंद्र ही है जो कि फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किले को डिस्ट्रॉय करके हमें वहां पे जीत दिला सकते हैं। तो इसलिए इंद्र सबसे पॉपुलर गॉड थे उस टाइम, और इनकी सबसे ज्यादा पूजा होती थी, क्योंकि उस समय हमेशा फ्रिक्वेंटली वार होता था। वार किस लिए होता था? काऊ के लिए जनरली, या फिर लैंड के लिए। ठीक है, तो इंद्र, ऐसा माना जाता था कि इंद्र उनकी सहायता करेंगे, किले को ध्वस्त करके इंद्र क्या करेंगे? सहायता करेंगे जीत हासिल करने में। ओके। और सेकंड, इस इंद्र के बाद सेकंड मोस्ट थे अग्नि। ये फर्स्ट नंबर पे इंद्र थे और सेकंड थे अग्नि। ठीक है, सेकंड नंबर पे। क्यों थे ये? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ये इंटरमीडिएट है, मैन और गॉड के बीच में इंटरमीडिएट है। इसलिए सबसे ज्यादा इंद्र के बाद अग्नि की पूजा होती थी, यानी अग्नि में हम जो भी आहुति देंगे वो भगवान तक पहुंचेगा। तो दीज आर सम ऑफ द गॉड्स। सारे को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ कम्स टू इकोनॉमी। नाउ कम्स टू इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था उस समय कैसी थी? जो अर्ली वैदिक पीरियड था उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी? इकोनॉमी। तो मैंने बताया था आपको शुरुआत में ही कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था, यानी ऋग वैदिक पीरियड था, उस समय की इकोनॉमी कैसी थी? पेस्टोरल इकोनॉमी थी, यानी सेटल्ड इकोनॉमी नहीं थी, पेस्टोरल इकोनॉमी थी। यहाँ पे जहां पे भी हमें चारागाह मिलता था हम वहीं पे सेटल होते थे। ठीक है, जहां पे हमें चारागाह मिलता था वहां पे, क्योंकि कैटल उस समय का सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ था और कैटल के लिए चारा की जरूरत है। तो जहां भी हमें चारागाह मिलता था, जहां भी चारा से रिलेटेड लैंड मिलता था, हम वहां पे सेटल होते थे। ठीक है, बाद में जब लेटर वैदिक एज में जब आयरन की डिस्कवरी हुई तो एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरस हुआ, एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट हुआ और हम मोर सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट किए। ठीक है, तो इस समय की इकोनॉमी कैसी थी? पेस्टोरल इकोनॉमी थी। वेरियस पेस्टोरल इकोनॉमी थी, पेस्टोरल इकोनॉमी। ठीक है, और वेरियस एनिमल्स वेयर डोमेस्टिकेटेड, वेरियस एनिमल्स वेयर डोमेस्टिकेटेड, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था काऊ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था काऊ। ठीक है, और इसमें क्या था कि दे वेयर नॉट अवेयर अबाउट, दे वेयर नॉट familiar about cat and camel, यानी बिल्लियों के बारे में और ऊंट के बारे में उन्हें आइडिया नहीं था, मतलब वो नहीं, उनके बारे में नहीं जानते थे, कैट एंड कैमल। और टाइगर के बारे में भी उन्हें, टाइगर के बारे में भी पता नहीं था, यानी टाइगर उस समय, टाइगर के बारे में उन्हें आइडिया नहीं था कि टाइगर भी कोई जीव होता है। ठीक है, टाइगर वॉज ऑल्सो नॉट नोन। ओके, बट द वाइल्ड एनिमल्स, लाइक वाइल्ड एनिमल्स के बारे में उन्हें पता था, जैसे कि लायन, एलिफेंट एंड बोर, BOAR, बोर शायद जंगली सुअर को बोलते हैं, बोर। ठीक है,
तो लायन, एलिफेंट और बोर के बारे में उन्हें जानकारी थी, ठीक है, लेकिन टाइगर के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। वेरी लिटिल ट्रेड वाज देयर, मैंने बताया आपको कि इकोनॉमी कैसी थी, पेस्टोरल इकोनॉमी थी और विलेज इकोनॉमी थी। तो ट्रेड एकदम नेग्लिजिबल ही प्रेजेंट था, मतलब मान के चलिए कि ट्रेड नहीं के बराबर था, ठीक है। तो वेरी लिटिल ऑफ ट्रेड वाज देयर, वेरी लिटिल ऑफ ट्रेड वाज देयर, यानी देखिए मैंने बताया आपको कि ट्रेड कब होगा, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेड कब स्टार्ट हुआ, जब एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन था वो ओवर प्रोडक्शन होने लगा, मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होने लगा, मतलब अपना जीवन यापन करने के अलावा भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे वो लोग, तब जाके ट्रेडर्स का जन्म हुआ, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा अनाज होता था, ठीक है, उसको वो ट्रेड करते थे, या फिर कुछ कम्युनिटी ट्रेडर्स हो जाते थे, क्योंकि उनका जो भरण पोषण जो फार्मर्स थे वो कर देते थे। तो चूंकि यहाँ पे कैसा इकोनॉमी था, पेस्टोरल इकोनॉमी था, और मैक्सिमम लोग जितना उनका यूज होता था उतना ही वो प्रोड्यूस करते